नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एकता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। एकता नगर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 25 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई झंडी। सरदार पटेल की स्मृति में 150 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी। बिहार के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे। कहा, गठजोड़ की एक पहचान कट्टा क्रूरता, कटुता कुशासन और करप्शन। खोल दी झूठे वादों की दुकान। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा ने जंगल राज रोकने और सुशासन के नाम पर मांगी वोट। अमित शाह ने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का लगाया आरोप। राहुल और तेजस्वी का बड़ी जीत का वादा। भारत ने सीमा पर आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई फटकार। अफगान संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता की जताई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना प्राथमिकता। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा की घोषणा। 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी परीक्षाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली बार 10वीं कक्षा के लिए 2 परीक्षाएं होंगी आयोजित। और महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी शिकस्त। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, सुगम्यता में सुधार लाना और सतत विकास पहलों को बढ़ावा देना है। कुल 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली ये परियोजनाएं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में इको टूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के सरकार के विजन को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें ई बस चार्जिंग डिपो और 25 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से मुलाकात की। उनसे बातचीत करके और हमारे राष्ट्र के लिए सरदार पटेल के अमूल्य योगदान को याद करके बहुत खुशी हुई। बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियां की तो उनके निशाने पर राजद और कांग्रेस नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज के ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस राजद की पहचान कट्टा क्रूरता, कटुता कुशासन और करप्शन रही है और अभी भी ये लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन की तुष्टीकरण की नीति पर हमला किया तो छठ पर्व की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार की फिर से सरकार बनने की बात कही है तो बिहार का तेजी से विकास करने के प्रण को भी दोहराया है। बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर और छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल रैलियों को संबोधित किया तो कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर वार किया और कहा कि जमानत पर चल रहे 2 युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी है और सिर्फ मोदी को गालियां देने का काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि राजद कांग्रेस वालों की पहचान 5 शब्दों से है और वो शब्द हैं कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारनामों से महागठबंधन वालों का इतिहास भरा हुआ है और इन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन कब्जाने का काम किया है। बिहार के लोग इनके राज और उस कुशासन को नहीं भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद पर छठ पर्व की आस्था के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है। बिहार के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर भी हमला बोला और कहा कि महागठबंधन के नेता घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों को अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में दर्शन का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा बिहार के लोगों का अपमान किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस राजद के लोग वोट बैंक की खातिर देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में डबल इंजन सरकार के द्वारा बिहार में किए जा रहे कामों को गिनाया और एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए बिहार के मतदाताओं से अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार का चुनावी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। आज एनडीए की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा समेत नीतीश कुमार ने कमान संभाली तो महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मैदान में उतरे। अमित शाह ने घुसपैठियों के समर्थन को लेकर राजद कांग्रेस को घेरा तो जेपी नड्डा ने फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया। इस बीच राहुल गांधी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया तो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने की बात दोहराई। आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रशांत किशोर से लेकर तेज प्रताप यादव ने भी राहुल तेजस्वी पर निशाना साधा है। बिहार के चुनावी संग्राम में तमाम दलों के स्टार प्रचारकों ने आज अपने अपने पक्ष में जमकर प्रचार किया। एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार में ताल ठोकी। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना में विशाल जनसभाओं में अमित शाह ने राजद कांग्रेस गठबंधन पर सियासी प्रहार किए तो जेपी नड्डा ने काम के आधार पर फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद। एक ही जनता चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे। नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया। नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त। बुधवार को राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और छठ पर्व पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद से ही बीजेपी सहित एनडीए नेताओं और विपक्षी दल भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं।
राहुल गांधी एकदम बचकाना हरकत करते हैं, उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। बहुत अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है राहुल गांधी ने, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कर सकता है। महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है। जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी भी गुरुवार को चुनावी रैली के लिए बिहार पहुंचे तो उनके निशाने पर केंद्र और बिहार की सरकार नजर आई। इस बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा किया तो एनडीए नेताओं सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने महागठबंधन के वादों को झूठ करार दिया और बिहार की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, ये मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। ये इनकी डीएनए में गुंडागर्दी करना, जंगल राज फैलाना, अपहरण को उद्योग बनाना, यही इनका काम है। जिस नेता प्रतिपक्ष को यही नहीं पता कि केंद्र द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो इस तरीके से अगर आप हार भी दीजिएगा तो उससे क्या होने वाला है। राजद के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया। 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों दोनों गठबंधन की ओर से जोरदार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसकी वजह से बिहार की सियासत गर्मा गई है। 14 नवंबर को नतीजों के साथ ही तय होगा कि इस बार किसकी बनेगी बिहार में सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वो समारोह के दौरान एकता दिवस शपथ और एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। गुजरात के एकता नगर में होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता होगा। अक्टूबर को सुबह प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण में विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता शामिल है। हमें अपनी मिट्टी पर विश्वास था कि जो जन्म जन्मांतर से कई पीढ़ियों से हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या किन्हीं विशेषताओं की कमी थी, तो हमने पाया कि इनमें कोई कमी नहीं है। वो बल्कि उनसे बेहतर सिद्ध हुई, क्योंकि इनके रख रखाव पे खर्चा बहुत कम है, इनकी मेंटेनेंस की डिमांड्स बहुत कम है, और उस दूसरी बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी लेवल कहते हैं, वो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय मौसम के हिसाब से बिल्कुल ढले हुए हैं। परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ कर्मियों की वीरता के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां शामिल होंगी, जो अनेकता में एकता विषय पर आधारित होंगी। 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का विशेष महत्व है, क्योंकि राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री आरंभ 7.0 के समापन पर 100वें फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। 7वें आरंभ को शासन की पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित किया गया है। इस 100वें फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 660 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल होंगे।
ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब से चुनाव आयोग ने देश में एसआईआर का दूसरा चरण लॉन्च करने की घोषणा की है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके विरोध में उतर आई हैं। बंगाल में एक व्यक्ति की आत्महत्या को भी ममता दीदी ने एनआरसी के साथ जोड़कर एसआईआर का विरोध किया है। इस मामले पर भाजपा ने ममता सरकार को जमकर घेरा है तो देश में मौजूद घुसपैठियों की मदद करने का आरोप भी लगाया है। एसआईआर पर सियासी संग्राम, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग, ममता के अनर्गल आरोप। चुनाव आयोग द्वारा देश भर में एसआईआर के फैसले से घबराई तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में आत्महत्या की घटनाओं का ठीकरा भी अब चुनाव आयोग और भाजपा पर फोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हास्यास्पद दावा करते हुए कहा है कि खड़दा के पानीहाटी में एक व्यक्ति ने इससे आहत होकर आत्महत्या कर ली। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में एनआरसी को जिम्मेदार बताया है। दिलचस्प बात यह है कि एनआरसी का चुनाव आयोग से कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि मृतक की दाएं हाथ की 4 उंगलियां कटी हुई हैं और बाएं हाथ से लिखने की आदत भी नहीं थी, तो आखिर उन्होंने सुसाइड नोट कैसे लिखा? अब इन सवालों के बीच भाजपा ने ममता बनर्जी पर एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में भय फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि टीएमसी की बेचैनी और आक्रोश आगामी चुनाव में संभावित हार का संकेत है। ये सारे झूठा फर्जी वोटर तालिका तृणमूल कांग्रेस दिखा रहा है, कोई पार्टी नहीं दिखा रहा है। उसका पास ही सारे फर्जी जो वोटर तालिका है वो वोटर लिस्ट ही नहीं है। वो वोटर लिस्ट को तृणमूल कांग्रेस बनाया और बना के फिर यही पर एक लोगों का अंदर अविश्वास पैदा करने का कोशिश कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी को वोटर लिस्ट से मरे हुए वोटरों, दूसरी जगह चले गए वोटरों और अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाने की वजह से अपने चुनावी भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। 2002 वोटर लिस्ट, अब देखिए द हार्ड कॉपीज, तो उनमें जो वोटर्स का नाम है और इलेक्शन कमीशन जो वेबसाइट में अपलोड कर रहा है 2002 का, उसमें फर्क हो रहा है। तो इतना सारा वोटर्स किधर गए? The names of dead voter and as well as the shifted voter and those are illegal migrants, their names will be deleted from this voter list. So that's why they are, I think, little bit conscious about their win because they don't know how they won. जहां एक और तृणमूल कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी जनता को गुमराह कर भय का माहौल बना रही हैं। दोनों दलों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप अब बंगाल की सियासत में नया तनाव पैदा कर रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि चुनावी माहौल को भी गरमाने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई में वेब सीरीज ऑडिशन के बहाने बच्चों को बंधक बनाया गया। बंधक बच्चों को बचाने की कोशिश में फायरिंग में घायल हुए आरोपी रोहित आर्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंबई में वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 से 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बंधक बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान फायरिंग में आरोपी रोहित आर्य घायल हो गए। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस को कुछ केमिकल पदार्थ और एयरगन बरामद हुई है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर फिर से दो टूक कहा है कि भारत सीमा पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो अफगानिस्तान के साथ बढ़ते सहयोग को लेकर भी भारत ने हर संभव मदद की बात दोहराई है। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन के साथ रेयर अर्थ मटेरियल पर सहयोग बढ़ा है, तो अमेरिका के साथ भी जारी ट्रेड वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में पानी के स्थायी प्रबंधन और पनबिजली परियोजनाओं जैसे विकास कार्यों के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत आए अफगान विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जारी हुए संयुक्त बयान में भारत ने इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. विदेश मंत्रालय ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2-2 कहा है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि उसे सीमा पार से आतंकवाद फैलाने का अधिकार है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। ये मानना है उनके पड़ोसियों का भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट आयात करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही बातचीत भारत को किस तरह प्रभावित कर सकती है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। Some Indian companies have received licenses for importing rare earth magnets from China. As far as the question of the latest talks and relaxations that have happened between US and China as to how it's going to play into our domain, that I will come back to you. We have to yet look at. विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देश इस दिशा में लगातार संवाद बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जेसिका तनेजा, डीडी न्यूज। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और साथ ही भारत सरकार के न्याय विभाग के द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत अगले 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। स्वच्छता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत सरकार का विशेष अभियान 5.0 इस समय पूरे देश में चल रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ संस्थागत बनाना है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपने मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम सहित अन्य कार्यालयों में विजिट कर साफ सफाई का निरीक्षण किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिसर में स्वच्छता, हरियाली, कार्यालय प्रबंधन की स्थिति की बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फाइलों के सुव्यवस्थित रखरखाव और त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि कार्यालय परिसर को हरित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से साफ सफाई अभियान चलाएं तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता के कार्य निष्पादन का केंद्र है, इसलिए यहां साफ सफाई, अनुशासन और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए। स्वच्छता 2.2 के कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मंत्रालय के हर ऑफिस में इस एक माह के समय में एक निरंतर स्वच्छता का कैंपेन चलाया गया है। हमारे 36 लोकेशंस हैं, 36 लोकेशनों पे भी यही कार्यक्रम संपूर्ण एक माह में चलाई गई है और हमारे जो एफिलिएटेड संस्थाएं भी, नेटफी हो, नेरकॉम हो, एनईसी हो, संपूर्ण राष्ट्र में वहाँ भी यह स्वच्छता का कैंपेन चलाया गया है। विंडरजी इंडिया 2025 कार्यक्रम
में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां हैं और हमें उस स्तर तक पहुंचने में समय लगा है जहां हम समाधान निकाल सकें। हमें थोड़ी तेजी से काम करना होगा और अपने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। मैं देश और जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। कुछ साल पहले भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर था। सरकार ने उन दिनों को नाजुक 5वें स्थान पर माना था और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमें इस पर गर्व है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला देश भी है। पवन ऊर्जा चौथे स्थान पर है और भारत की सैन्य शक्ति भी चौथे स्थान पर है। हम नवीकरणीय ऊर्जा, सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर आना चाहते हैं। India is the fourth largest economy of the world and we are very, very proud of that. And it is a nice coincidence that India is also the world's fourth largest renewable energy capacity today. We are the fourth largest economy, we are the fourth largest renewable energy capacity in the world, and our global wind capacity ranking is fourth as well. तो हम हर क्षेत्र में दुनिया में पहले तो तीसरी नंबर पर अभी आना है. We want to become the third largest economy, third in renewable energy manufacturing generation, third in wind and third in the world military power. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जमकर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री योजना पहल पर प्रियंका गांधी द्वारा की गई टिप्पणियां अज्ञानता और राजनीतिक अवसरवाद का स्पष्ट प्रदर्शन है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक बयान देकर वो न केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ रही हैं, बल्कि भारत के शिक्षकों, शिक्षाविदों और नागरिकों के सामूहिक ज्ञान का भी अनादर कर रही हैं, जिन्होंने इन ऐतिहासिक सुधारों को आकार दिया। ऐसी दूरदर्शी पहलों का विरोध करना नीति की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उस पर भारत के विचार के विरुद्ध खड़ा होना है, जिसे अब अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पुराने राजनीतिक राजवंशों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। शायद ये बेचैनी इस तथ्य से उपजी है कि दशकों तक शिक्षा को राजनीतिक बयानबाजी और उपेक्षा तक सीमित रखा गया था। अब जब सुधार वास्तव में लागू हो रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए सफलता को स्वीकार करने के बजाय नाराजगी जताना सुविधाजनक है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने पीएम श्री योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार बच्चों का अपनी विचारधारा के अनुसार ब्रेन वॉश करने के लिए नई शिक्षा नीति और पीएम श्री योजना लेकर आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में 35वें जर्मन एकता दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। साथ ही विदेश मंत्री ने संबोधन में याद दिलाया कि इस वर्ष भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी है। वहीं सुरक्षा संबंधों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले में जर्मनी के स्पष्ट रुख की सराहना की, जहां बर्लिन ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। इसके पहले भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने 35वें जर्मन एकता दिवस समारोह की मेजबानी की और नई दिल्ली बर्लिन के बीच लगातार गहरे होते संबंधों पर प्रकाश भी डाला, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी से की। मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबका आज रात देखकर बहुत खुशी हुई और मैं हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। सीमा सुरक्षा बल ने अपने दस्ते में स्वदेशी श्वानों को शामिल किया है, जिनमें मुख्य रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड शामिल हैं। भारतीय नस्लों से युक्त बीएसएफ का श्वान दस्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इस बार केवड़िया में अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर रहा है। अखिल भारतीय पुलिस श्वान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मुधोल हाउंड नस्ल की रिया इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ
विशेष बातचीत में बीएसएफ के डीआईजी डॉक्टर जीएस नाग ने कहा कि आज भारतीय नस्ल के श्वान सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में देसी श्वान आए हैं जो बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीएसएफ के डीजी डॉक्टर जीएस नाग साहब हैं। जिस तरह से फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी के पर्पज से देसी श्वान, क्या खासियत है सर और इनका काम क्या रहेगा? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा ये देसी की जगह स्वदेशी श्वान है और प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2020 में मन की बात के दौरान पूरे देश का ये आह्वान किया था कि हमें अपने देश के ही श्वानों को प्रशिक्षित करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में टेकनपुर ग्वालियर का दौरा किया था, जिसमें ऑल डीजीपी कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया था और उस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र यानी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स उसको विजिट किया था और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को डॉग्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए और उसमें उन्होंने उनकी उत्कंठा थी पूछने की कि ये कौन सी नस्ल के हैं। तो जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये सभी श्वान विदेशी नस्ल के हैं, तब उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय नस्ल के श्वान यहाँ नहीं है। तो हमने बताया कि सब भारतीय नस्ल के श्वान इसमें नहीं है। तब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम ट्रेन करते, कोशिश करिए। वहाँ से क्लू लेते हुए और उसको उन्होंने मन की बात में दोहराया, तो वहाँ से हमने इसको ये हमारे लिए बड़े एक ऐसा मुद्दा मिला कि ये करके दिखाना है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। तब हमने भारतीय नस्ल के 2 श्वानों, एक ये मडोल हाउंड और रामपुर हाउंड, इनको हमने चुना और इनको हमने 3 जनरेशन तक ब्रीडिंग कराया और फिर प्रशिक्षित करके भारत की पश्चिमी सीमाओं पर और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर तैनात किया। किस तरह की खासियत है इन श्वानों की और जो इससे पहले श्वान थे जो विदेशी थे, कितना अंतर है? भारतीय भौगोलिक परिस्थिति से ये पूरी तरह से वाकिफ़ हैं और जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है। इनको मौसमी प्रभावों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर्दी में ज़्यादा इनको सर्दी का प्रभाव पड़ता है, ना गर्मी में ज़्यादा। आपको पता है बीएसएफ थार के मरुस्थल में काम कर रही है, 50 डिग्री सेल्सियस वहाँ टेम्परेचर हो जाता है। कश्मीर में सब जीरो टेम्परेचर में काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के थिक जंगल्स में जहाँ बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो उस तरह के पूरे क्लाइमेट में ये एडेप्टेड है। हमारी जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो अटैक, एग्रेशन और स्निफिंग, ये तीनों पे है और तीनों चीज़ें इसमें बखूबी हैं। किस कंपटीशन में रिया ने मेडल जीता और क्या विशेषता थी? वर्ष 2024 में अखिल भारतीय पुलिस श्वान प्रतियोगिता लखनऊ में हुई थी और वहाँ पे इस श्वान ने हिस्सा लिया और ट्रैकर ट्रेड में लिया। ट्रैकर ट्रेड यानी सूंघने वाला, स्निफिंग वाला काम। तो इसने ट्रैकर ट्रेड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और न केवल स्वर्ण पदक प्राप्त किया, 116 विदेशी नस्लों की श्वानों को हराते हुए बेस्ट डॉग ऑफ द मीट का खिताब भी जीता। ट्रैकर ट्रेड में स्वर्ण पदक जीतना अपने आप में ही सिद्ध करता है कि ये बहुत अच्छी स्निफर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वदेशी श्वान का जिक्र मन की बात में भी किया है और बीएसएफ ने उसे चैलेंज के तौर पे लिया और आज ये दोनों स्वदेशी श्वान जो हैं बीएसएफ की टीम का हिस्सा हैं। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने नगर निगम शिमला के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद के निर्माण को अवैध ठहराया है। अदालत ने मस्जिद को गिराने के आदेश पर भी अपनी मुहर लगा दी है। जिला अदालत से मिली हार के बाद मस्जिद समिति ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, तो अभियोजन पक्ष ने नगर निगम से फैसले को तुरंत लागू करने की अपील की है। न पुख्ता सबूत न वाजिब गवाह, जिसके चलते शिमला की संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को एक और अदालत से मुंह की खानी पड़ी। शिमला के जिला न्यायालय ने बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए मस्जिद के पूरे ढांचे को अवैध बताया और इसे पूरी तरह से तोड़ने का आदेश सुनाया। अभियोजन पक्ष ने फैसले का स्वागत करते हुए शिमला नगर निगम से इस पर अमल करते हुए अवैध ढांचे को जल्द गिराने की मांग की है। मुझे लगता है कि अब एमसी शिमला को बिना कोई देर किए जल्दी से जल्दी इस पूरे विवादित ढांचे को गिरा देना चाहिए। शिमला की विवादित मस्जिद को लेकर बवाल पिछले साल शुरू हुआ था, जब स्थानीय संगठनों और आसपास के लोगों ने आरोप लगाया कि मस्जिद नगर निगम की अनुमति के बिना बनाई गई है और न ही ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब हिमाचल की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने विधानसभा में कहा कि बिना इजाजत के मस्जिद में अतिरिक्त निर्माण किया गया है। मंत्री ने दावा किया कि जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है उसका मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास है। ये मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया तो स्थानीय लोगों ने मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
मामला गरमाया तो 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को खुद तोड़ने की पेशकश की। 5 अक्टूबर 2024 को निगम आयुक्त ने 3 मंजिल तोड़ने के आदेश दिए। इसके बाद 3 मई 2025 को बाकी बची 2 मंजिल को भी गिराने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी जिला अदालत पहुंची थी। जिला अदालत से मिली हार के बाद मस्जिद समिति ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमरावती में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने मोंटा चक्रवात की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने कहा कि कई चक्रवातों का उन्होंने सामना किया है, लेकिन इस बार खुशी है कि प्रशासन की अग्रिम चेतावनी अलर्ट के चलते किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आरटीजीएस केंद्र से लेकर ग्राम सचिवालय, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अधिकारियों की पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि टीम भावना के साथ राज्य सरकार चक्रवात के दौरान नुकसान को कम करने और लोगों में विश्वास जगाने में सक्षम रही है। उन्होंने कहा कि जल निकायों की निगरानी के लिए 602 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और मन मित्र नामक एक समर्पित ऐप के माध्यम से ड्रोन के उपयोग की निगरानी की गई। उन्होंने कहा कि चक्रवात के बारे में लोगों को 1.1 करोड़ अलर्ट संदेश भेजे गए। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में संचार के लिए पुलिस वायरलेस प्रणाली का उपयोग भी किया गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिवसीय पद यात्रा करने की घोषणा की है और इसी क्रम में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनसंवाद किया और पद यात्रा की रूपरेखा बताई। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और श्री अयोध्या धाम स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर से 7 नवंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के साथ 16 नवंबर को समाप्त होगी। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिदिन बाबा के भक्त और अनुयायी हिस्सा लेंगे। गौरक्षा, हिंदू राष्ट्र, यमुना की स्वच्छता और सामाजिक समरसता यात्रा के प्रमुख उद्देश्य हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य हिंदू जागरण के साथ ही समाज से छुआछूत जैसी बुराइयों की समाप्ति कर राष्ट्रवाद की भावना को और बलवती करना है। यमुना से यमुना तक की, दिल्ली में भी यमुना जी हैं, वृंदावन में भी यमुना जी। यमुना शुद्धि के लिए लोग जागरूक हों। दूसरा लाभ ये बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है, तो आध्यात्मिक लाभ होगा। तीसरा लाभ हिंदुओं का डर खत्म होगा और वो सड़कों पर आने की कला सीखेंगे। चौथा लाभ जो सबसे बड़ा, गांव गांव में, गली गली में जो छुआछूत भेदभाव की बीमारी है उसे मिटाने के संकल्प रोज दिलाए जाएंगे। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पांचवा लाभ संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल जब एक साथ होगा तो हिंदू राष्ट्र की चिंगारी चलेगी। और एक और लाभ, ये पदयात्रा यदि सफल हो जाएगी तो ब्रिज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाएगा। कृषि पर भारत श्रीलंका की पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई। भारत सरकार के कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और श्रीलंका कृषि मंत्रालय के सचिव डीपी विक्रम सिंघे की सह अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने खेती में मशीनों के उपयोग, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, बीज क्षेत्रों का विकास, कृषि उद्यमिता, कृषि शिक्षा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, बाजार तक पहुंच और जलवायु अनुकूल कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में अवसर भी तलाशे गए। साथ ही डिजिटल कृषि, फसल बीमा और कृषि स्टार्टअप जैसी पहलों पर भी चर्चा हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग को गहरा करने पर प्रतिबद्धता जताई।
भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 80वीं महासभा में भाग लिया। इस दौरान भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1540 समिति के खुले सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद जी.के. वासन ने आतंकवादियों और अराजक तत्वों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने की दिशा में भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने भारत की मजबूत कानूनी और नियामक प्रणाली, लाइसेंसिंग, प्रवर्तन और क्षमता निर्माण की प्रभावी व्यवस्था का उल्लेख किया। वहीं सांसद डॉक्टर डी. पुरंदेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि भारत परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एजेंसी के प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास, कोविड-19 से उबरने और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में परमाणु विज्ञान की भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टर पुरंदेश्वरी ने भारत की परमाणु उपलब्धियों जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और हैवी वाटर बोर्ड के वैश्विक योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक परमाणु सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर सहयोग करता रहेगा। नई दिल्ली से मॉडल युवा ग्राम सभा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये पहल छात्रों को ग्राम सभा की प्रक्रिया से जोड़ने और उन्हें स्थानीय शासन में भागीदारी के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार द्वारा मॉडल युवा ग्राम सभा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मॉडल युवा ग्राम सभा एक अभिनव पहल है जो जन भागीदारी को सशक्त बनाने और सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस पहल के तहत देश भर के 1000 से अधिक स्कूलों, जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूल शामिल हैं, में मॉडल ग्राम सभा सत्र आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह बघेल और दुर्गादास उइके ने इसे लॉन्च किया। स्कूली शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग के सहयोग से मॉडल ग्राम सभा का आज आगाज किया गया है और 1000 विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को चुना गया है। इसमें जवाहर विद्यालय और नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी आई हैं। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना। पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मॉडल युवा ग्राम सभा प्रशिक्षण मॉड्यूल और MYGS पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ये डिजिटल उपकरण पहल के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों की क्षमता निर्माण और छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ग्राम पंचायत सच्चे अर्थों में वहाँ की विधानसभा है, वहाँ की लोकसभा है। वहाँ के जो पंच चुने जाते हैं छोटे से वार्ड के 15, 16, 18, 20 तक पंच होते हैं, उसका मुखिया सरपंच अपने गांव की समग्र जो भी व्यवस्था हमको करनी है, जो भी हमारे गांव में चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, उसकी समग्र चिंता करने वाली लोकतंत्र की प्रथम इकाई। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए। हमें बताएगी कि कलेक्टिवली हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं, हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम उठाना सीखेंगे, बच्चे लीडरशिप सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम मतलब अपने आस पड़ोस के मतलब जो भी हमारा ग्राम है उसमें जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार कर सकते हैं, और सब साथ में रहेंगे तो जो विचार निकल के आएगा, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो भी बहुत सही होगा। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक जिम्मेदारी और नेतृत्व गुणों का विकास करना है, ताकि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और विकसित भारत के विजन के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट की तरह ही मॉडल यूथ ग्राम सभा में भी बच्चे अब लोकतंत्र का पाठ सीखेंगे। यहाँ पर बच्चे न सिर्फ लोकतंत्र की तमाम प्रक्रियाओं को जानेंगे, इसके साथ ही तमाम समस्याओं का भी हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सतीश कालरा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। एकता ईंट पत्थरों से नहीं बनती, एकता भावना से उत्पन्न होती है और भावना विचार से जन्म लेती है।
ये बात बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और गुजरात बारडोली से स्वराज आश्रम की प्रशासक निरंजनाबेन कालार्थी की उपस्थिति में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली विधानसभा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि एकता ईंट पत्थरों से नहीं बनती, एकता भावना से उत्पन्न होती है और भावना विचार से जन्म लेती है। एकता ईंट और पत्थर से निर्मित भवन से पैदा नहीं होती, एकता भावना से पैदा होती और भावना विचार से पैदा होती। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पहचान राज्य या प्रांत से बनेगी। इसकी बजाय हमें ये सोचना होगा कि हम भारतीय हैं और भारत की एकता को समृद्ध करना हमारा दायित्व है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके हृदयों और उद्देश्यों की एकता में निहित होती है। हम छोटी सी खुशी में इतना खुश होते हैं कि अचानक अगर वो हमारी खुशी हमसे विपरीत कर दी जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऐसी परीक्षा एक बार नहीं दी। अगर मैं उनकी तुलना समझाने की दृष्टि से भगवान श्री राम से करूं कि भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है, अयोध्या में खुशियां मन रही हैं और अचानक खबर आती है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो जिस तरह भगवान राम के चेहरे पर जो भावभंगिमा थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे थे सरदार पटेल। दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सरदार पटेल की विरासत को भारत की शक्ति और एकता का प्रतीक बताया। 562 रियासतों को एक करना उस दौर में, और उसमें भी जो 3 जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और कश्मीर हो गया, और हैदराबाद के निजाम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुजरात से स्वराज आश्रम की प्रशासक निरंजनाबेन कालार्थी ने कहा कि यह पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है कि सरदार पटेल ने 565 में से 562 रियासतों को एकजुट करते समय एक बूंद भी खून नहीं बहने दिया। रियासतों के विलय होने के बाद भी राजा महाराजाओं के लिए एक सूत्रता के प्रणेता सरदार साहब हमेशा पिता तुल्य स्नेह मूर्ति रहे। विधानसभा परिसर में ही सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें लौह पुरुष के जीवन, दृष्टि और विरासत को दर्शाने वाले दुर्लभ अभिलेखीय चित्र और ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल रहीं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वाराणसी में 31 अक्टूबर को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आगमन हो रहा है। यहां उपराष्ट्रपति तमिलनाडु की एक संस्था द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। इस पर नाटकोट्टई क्षेत्रम के प्रेसिडेंट एल नारायणन ने डीडी न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत की। 31 तारीख को उपराष्ट्रपति का काशी आगमन हो रहा है और कारण है कि यहाँ पर एक धर्मशाला बनाई गई है। इस पर हम बात करेंगे एल नारायणन, जो नाटकोट्टई के प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट साहब, ये क्या रहेगा कल का कार्यक्रम, इसके उद्घाटन? We Natkotchatram is there in Varanasi for the past 250 years. We have been taking puja materials to Lord Mahadev's temple for the past 250 years. All the 4 Aarti puja materials have been sent regularly. We have our Dharmshala in Godolia Circle more than 213 years. This land was purchased in the year 1854 for 5,500 rupees for cultivating flowers, which is suitable for Lord Mahadev. ये जो धर्मशाला है, ये केवल दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगी।
31 अक्टूबर को, जब इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे और साथ में उनके होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। गुजरात के सूरत में इंडोर स्टेडियम में मार्शल आर्ट्स कूडो विश्व टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। 6 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि इसमें 55% प्रतिभागी लड़कियां थीं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष और ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया। पिछले 16-17 वर्षों से इस खेल की मुख्य प्रतियोगिता सूरत में हो रही है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार विशेष रूप से उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है और आपको बता दें कि भारत महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने गुरुवार को नवी मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। भारत तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। भारत ने आज तक कभी महिला क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है। 2 नवंबर को होने वाले फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। फाइनल मैच 2 नवंबर को नवी मुंबई में ही खेला जाएगा। महिलाओं के दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का लक्ष्य अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। दिल्ली में कड़ी मेहनत कर रही ये खिलाड़ी न सिर्फ एक मैच के लिए बल्कि इतिहास के एक पल के लिए भी तैयारी कर रही हैं। 11 नवंबर को जब भारत और श्रीलंका इस अनोखे आयोजन की सह मेजबानी करेंगे तो दुनिया जोश, ताकत और साहस के जश्न का गवाह बनेगी। ये गेंद नहीं देख सकती, लेकिन ये अपने सपनों की आवाज को महसूस कर सकती हैं। दृष्टिबाधित टीम के पहले T20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम एक टूर्नामेंट की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। विश्व कप के शुरुआती मैच नई दिल्ली के बाराखम्बा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल में खेले जाएंगे। इन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक आवाज है, एक मकसद है और एक नई जिंदगी है। ये खिलाड़ी छोटे शहरों के जीवन की कठिनाइयों और अपने खामोश संघर्षों से ऊपर उठ चुकी हैं। कुछ को कहा गया कि वे खेल नहीं सकती, दूसरों को कहा गया कि उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन उन्होंने देखे और इतनी खूबसूरती से देखे कि आज ये दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के लिए तैयार हैं। It is not easy for a woman, a girl to come into any sports, but when we started this journey, the struggle was completely different because the one typical village, from there to reach to the Indian team and playing for our country is one of the biggest achievement what our girls has done today. It was very quite struggle for me. My parents and my villagers, they don't allow me to play. Before, when they heard that I'm gonna play, they said that you should not play. You are a girl. How can you play? जब वे दिल्ली और बेंगलुरु की तेज धूप में प्रशिक्षण ले रही होती हैं, तो उनका उत्साह मैदान को किसी भी स्पॉटलाइट से ज्यादा रोशन करता है। भारत और श्रीलंका द्वारा 11 से 23 नवंबर तक संयुक्त रूप से आयोजित यह दृष्टिबाधित विश्व कप केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, यह साहस का उत्सव है, जहां ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका सहित 6 देश मिलकर दुनिया की सोच को बदलने के लिए एक साथ मैदान पर उतरेंगे। जैसे जैसे 11 नवंबर करीब आ रहा है, ये खिलाड़ी सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि एक नई प्रेरणा देने के लिए तैयार हैं। इनकी कहानी सिखाती है कि असली नजरिया आंखों में नहीं, आत्मा में होता है। जब बल्ला गेंद से टकराता है तो ये सिर्फ खेल नहीं होता है, ये उम्मीद की एक नई उड़ान होती है। जीते या हारे, इन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत क्या होती है। ये सिर्फ भारत की टीम नहीं है, बल्कि ये भारत का गर्व है, जो हर आवाज, हर कदम और हर सपने में चमक रहा है। निश्चित रूप से ये भारत की सिर्फ टीम नहीं बल्कि भारत का गर्व है और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर ये गर्व हम सभी को एक बार फिर से महसूस भी कराया है। इसलिए दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से भारतीय महिला क्रिकेट की सभी खिलाड़ियों को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।